तो जनरली आप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो जनरली आपके इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पजल के फॉर्म में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और सेकंड जो होता है वो आपका पॉइंटिंग फॉर्म में पूछा जाता है। और थर्ड जो पूछा जाता है आपका कोडेड रिलेशनशिप में। ठीक है, यानी कि कोडेड रिलेशनशिप में भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग तीनों टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। अब ये बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स का मतलब ये है कि आपको रिलेशंस पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिलेशंस तो हर किसी को पता होगा। तो जैसे कि रिलेशंस का मैं कहने का मतलब क्या है कि जैसे दादा दादी, मामा मामी, ठीक है, दीदी और नाना नानी, ये सारे रिलेशंस होते हैं और ये रिलेशंस आपको पता होंगे। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, आप एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमें, जनरेशन गैप। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप क्या होता है, तो जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जनरेशन गैप का मतलब हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। ठीक है, यानी कि आपका पीढ़ी में कितना गैप है। तो जैसे जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, तो जैसे आपका दादा हो गया, दादी हो गई, या नाना हो गया, या नानी हो गई। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इंग्लिश में कह सकते हैं क्या है, ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ऐसे ही हम लोग ये जो सारे रिलेशंस होते हैं ये हम लोग लिखेंगे किसी एक के, यानी कि इनका जो गैप है वो सेम गैप है। ठीक है, तो ये एक जनरेशन में आप लिखेंगे। और दूसरा जो रिलेशन है, फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, और जो थर्ड गैप है वो आपका एक में आएंगे, जैसे कि आपके फादर हो गए। ठीक है, फादर या अंकल, ठीक है, चाचा चाची। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये एक ही जनरेशन गैप के होते हैं, तो इनको हम एक लेवल में लिखेंगे। तीसरे जो होते हैं, यानी कि तीसरा जो गैप होता है जनरेशन का वो क्या होता है, सन हो गया। ठीक है, डॉटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही तरीके से जो आपके आते हैं तो वो आपका एक साथ लिखेंगे, एक लेवल में लिखेंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, तो जनरेशन गैप जो होता है केवल 3 ही जनरेशन गैप आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो 3 ही जनरेशन गैप में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जब भी आपको दादा या दादी या नाना नानी, ठीक है, इस टाइप से जब दिया जाएगा तो उनको हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल में लिखेंगे। और जैसे फादर हो गया, चाचा हो गया, चाची हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एक ही जनरेशन के हैं। ऐसे ही अगर थर्ड जनरेशन की बात करें, तो जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, डॉटर हो गया, डॉटरी, ये क्या है, सारे एक ही जनरेशन में हम लोग लिखेंगे, तो ये एक लेवल में लिखेंगे। अब इन जनरेशन गैप को हमको लिखना कैसे है, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा दादा दादी, चाचा चाची या पुत्र पुत्री, ये सब दिए जाते हैं। तो अगर जनरेशन गैप के लेवल में अगर लिखना हो तो इनको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे क्या, किस लेवल पे लिखेंगे। जैसे आपका क्या है, ग्रांड फादर हो गया, ठीक है, या ग्रांड मदर हो गया, ग्रांड मदर हो गया, इस तरीके से अगर लेवल आता है तो उनको क्या लिखेंगे, हम सबसे ऊपर लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। और जैसे क्या होता है, फादर होता है, फादर हो गया, अंकल हो गया, जैसे पिता हो गया, चाचा हो गया, तो ये क्या है, एक ही गैप के हैं, एक ही जनरेशन के हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि सबसे ऊपर लिखेंगे ये वाला जनरेशन, यानी कि दादा दादी वाला, फिर उसके बाद फादर वाला। और थर्ड जो जनरेशन होता है, फादर के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब इस जनरेशन के नीचे लिखेंगे वो, जैसे सन हो गया, डॉटर हो गया। तो ये सारे जनरेशन जो होते हैं वो लास्ट जनरेशन होता है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको यही आपको याद रखना है कि कौन सा रिलेशन हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जनरेशन गैप को आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले दादा दादी वाला आएगा,
फिर आपका फादर या अंकल से रिलेटेड आएगा, फिर आपका सन या डॉटर, ये सारा चीज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने का तरीका समझते हैं कि कैसे हम लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और एक चीज़ और याद रखेंगे, जब आपको क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मेल दिया जाए, यानी कि मेल के केस में आपको क्या करेंगे, एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, हम एजम्पशंस ले रहे हैं, और ये एजम्पशंस आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, मेल जो कैंडिडेट होगा उसके लिए ट्रायंगल यूज करेंगे, और फीमेल जो होगा, ठीक है, फीमेल के लिए हम लोग एक सर्किल का यूज़ करेंगे। तो ये दो एजम्पशंस हैं, इन एजम्पशंस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अगर एजम्पशंस आपको पता है तो इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ रिलेशंस को पहले समझ लेते हैं कि क्या किसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जब हम रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस को भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए कुछ रिलेशंस को हम लोग लिख के समझते हैं। अब कुछ रिलेशंस को हमने लिखा है और इन रिलेशंस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो एक बात याद रखना है, क्या आप मेल के लिए क्या लिखेंगे, मेल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ट्रायंगल होगा, और फीमेल के लिए जो होगा रिप्रेजेंटेशन वो आप सर्किल लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या है अपनी तरफ से एक एजम्पशंस लिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग आप दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, तो जैसे इसमें देखिए फर्स्ट में आपका रिलेशन क्या दिया गया है कि ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, फादर है किसका, बी का। तो बी का जब फादर है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि फादर है तो फादर वाला क्या हाँ ऊपर आएगा। ठीक है, और ए इज़ फादर ऑफ बी, तो बी का फादर है यानी कि बी डॉट, इसका क्या हो जाएगा, सन या डॉटर होगा, तो ये नीचे आएगा। अब ए क्या है, फादर है, फादर का मतलब आपका मेल है, तो मेल के केस में क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए बी का पिता है तो इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा देखिए, ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, मदर है, तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जब मदर है तो मदर के केस में क्या करेंगे, इसको सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए तीसरे में क्या है, इज द सन ऑफ बी, तो ए इज द सन ऑफ बी का मतलब क्या है, ए क्या है, सन है, तो ए सन है किसका है, बी का है, तो बी क्या होगा, ऊपर होगा। अब देखिए सन है तो सन का यानी कि इसका जो जेंडर है वो क्लियर कर दिया है, सन का मतलब क्या है, इसको ट्रायंगल में लिखेंगे क्योंकि मेल है। तो अब देखिए फोर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे, ए एंड बी आर ब्रदर। ठीक है, ए और बी क्या है, भाई हैं, तो जब भाई है, भाई का मतलब क्या है, आपके ये एक ही जनरेशन के हैं। तो जब इस तरीकों को आप वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब भाई हैं तो दोनों क्या है, मेल हैं, और दोनों मेल हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेम लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आप इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि सेम जनरेशन गैप के हैं तो सेम लेवल पे लिखेंगे ए बी। और ए इज़ द सिस्टर, सिस्टर मतलब ए का क्या है, जेंडर डिसाइड कर दिया है, तो ए का जेंडर डिसाइड कर दिया है, सर्किल होगा, और ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए वाइफ है किसकी, बी की। तो इसको भी क्या है, जनरेशन गैप तो है नहीं इसमें, तो जनरेशन एक ही जनरेशन के हैं, तो वो ए और बी ऐसे लिखेंगे। ए इज़ द वाइफ, यानी कि ए को क्या है, एक जेंडर सेलेक्ट कर दिया, यानी कि ये वाइफ होगा, इस तरीके से। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर ये फिफ्थ में ए सिस्टर ऑफ बी का रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरीके से किया गया है, और इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम इसी तरीके से किया गया है। तो अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन आपका सही है। तो हमेशा आप क्या याद रखेंगे, जब भी आपका रिलेशन आपका हस्बैंड वाइफ का आता है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का आता है, पति पत्नी का, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ क्या कर देना है, प्लस बीच में लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस बीच में लगा देना है। तो इस तरीके से ये सारे हमने क्या किए हैं, रिलेशंस लिखे हैं, और इन रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको समझा दिया है। ठीक है, अब कुछ रिलेशंस और बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है।
अब देखिए 3 रिलेशन और दिए हैं और इन तीनों रिलेशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ए इज़ द अंकल ऑफ बी, यानी ए क्या है, अंकल है किसका, बी का। तो आप जानते हैं कि अंकल जो होता है वो आपके फादर के जनरेशन के हैं, ठीक है। तो फादर के जनरेशन के हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर रहेगा। तो ऊपर रहने का मतलब क्या है, तो जब भी हमेशा क्या करेंगे, इस तरीके से आपको पूछा जाता है, इनडायरेक्टली आपको दिया जाता है, तो हमेशा आपको क्या है, कंप्लीट फिगर बनाएंगे, यानी कंप्लीट फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री का मतलब क्या है, देखिए ए इज़ द अंकल, यानी अंकल जो होता है वो क्या होता है, फादर का भाई होता है, ठीक है। तो अंकल जो है फादर का भाई, तो हम कह सकते हैं बी क्या है, ये। अब इसका फादर होगा, तो इसके फादर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और फादर के भाई जो होंगे वही अंकल होंगे, तो ए इज़ द अंकल ऑफ बी। तो अंकल क्या हो जाएंगे, यानी कि इसके भाई क्या होंगे, जो फादर होंगे, फादर के भाई तो अंकल होंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कर देंगे भाई से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो जब भी आप बनाएंगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पूरा कंप्लीट फैमिली ट्री बनाना होगा, इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो ए क्या है, ग्रैंड फादर है ऑफ बी, ठीक है। तो ग्रैंड फादर क्या होता है, यानी कि पापा का, पापा जी के पिताजी, यानी कि फादर के जो पिता होते हैं वही ग्रैंड फादर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो बी बनाएंगे और इनके कुछ कोई पिता होंगे, और इन पिता के भी पिता जो होंगे वही क्या होंगे, आपके ग्रैंड फादर होंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि बी के जो फादर होंगे ये, क्योंकि कोई डिसाइड नहीं किया गया, क्योंकि फादर है तो फादर को ट्रायंगल से, और इस इनके जो फादर होंगे वो ए होंगे। तो ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, जेंडर क्लियर कर दिया गया है क्योंकि ग्रैंड फादर हैं, तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, आपको अंकल बोला गया है। अब अंकल आपको, मामा जो होता है, ठीक है, उनको भी अंकल बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या है, हिंदी में जब आपको मामा दिया जाता है तो मामा क्या होता है, आपके मदर के भाई को ही मामा बोला जाता है। तो अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो मामा अगर बोला जाए तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, आपके मदर के भाई, तो मदर क्या होंगी, मदर, और के भाई कौन है, ए, ठीक है। यानी कि मदर के भाई ये हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका मदर साइड से हो जाएगा अंकल के लिए, और ये साइड हो जाएगा फादर के लिए, ठीक है। ये थोड़ा ट्रायंगल में होगा क्योंकि अंकल हैं तो इसका जेंडर डिसाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें क्या क्या कहा गया, ग्रैंड फादर है, अगर यही आपको क्या कह दिया जाता है, नाना, ये तो दादा हो गया। अगर नाना पूछ के लिए कहा जाता है तो नाना भी एक ही सेम जनरेशन के हैं। तो सेम जनरेशन के केस में जब नाना क्या होते हैं, नाना यानी कि आपके मदर के पिताजी, ठीक है। तो मदर के पिताजी यानी कि ये मदर हो गई, बी की मदर ये। अब इनके पिताजी कौन होंगे, इनके फादर होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ए इनके फादर हो जाएंगे। तो इस केस में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जब भी आपको अंकल कहा जाए तो क्वेश्चन में आपको अंकल अगर इंग्लिश वाले से समझेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो अंकल के केस में आप हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे मामा कहा गया या चाचा कहा गया है। तो चाचा क्या होता है, आपके पापा जी के भाई, पापा जी के भाई क्या होंगे, चाचा। और जब मामा कहा जाए तो मम्मी के भाई, तो मम्मी के भाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, मामा। तो इनका एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या है, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ, अगर नाना के केस में कहा जाए तो नाना क्या होता है, यानी कि नाना क्या होता है, तो नाना के केस में आपके मम्मी के जो पिताजी होते हैं, ठीक है, मम्मी के पिताजी जो होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। तो ये नाना के केस में हो जाएगा, और ये जो होगा क्या, ये दादा के केस में होगा, ठीक है। यानी कि दादा कौन होते हैं, आपके पापा के पापा जी, आपके पापा के पापा जी। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ये देखिए एक और है, ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, दामाद है किसका, बी का। तो ए दामाद है किसका, बी का। यानी कि अब आप जानते हैं दामाद क्या होता है, यानी कि उसकी पुत्री का, पुत्री का पति वही दामाद कहलाएगा। तो बी क्या है, इसकी कोई पुत्री है, पुत्री को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे, पुत्री है सर्किल हो जाएगा, और पुत्री का
पति, तो पति यानी कि प्लस और ए, ठीक है। तो ए पति है तो इसका भी जेंडर सेलेक्ट कर दिया गया ट्रायंगल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, पुत्र वधु है, पुत्र वधु। अब पुत्र वधु का मतलब क्या है, आपके बेटे की पत्नी, आपके बेटे की पत्नी ही क्या कहलाएगी, आपकी पुत्र वधु। तो आप क्या कहेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ए इज द डॉटर इन लॉ, तो ए क्या है, डॉटर इन लॉ है, तो ए डॉटर इन लॉ है, यानी कि ये क्या है, डॉटर इन लॉ है, किसके, इसकी शादी कराएंगे किसके, इसके बेटे से, तो ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी कि बी जो होगा, बी जो होगा क्या है, ये ट्रायंगल में बंद होगा क्योंकि ये इसका ससुर होगा, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका लड़का ये है और इस लड़के की पत्नी क्या कहलाएगी, इसी का आपका पुत्र वधु कहलाएगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाएगा। तो जनरली आपको ये 4 रिलेशन आपको अच्छे से समझना है, और उससे पहले जो रिलेशन आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे, तो कन्फ्यूजन ज़्यादातर आपको इसी में आता है, ठीक है। तो ये अगर रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे से बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन है आपको विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर ही आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को और समझ लेते हैं। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है, ए इज़ द अंकल ऑफ बी, ठीक है। अब अंकल में आपके मामा भी हो सकते हैं और या चाचा भी हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर चाचा के केस में आता है तो आपका रिप्रेजेंटेशन ये वाला होगा, क्योंकि चाचा जो होता है वो क्या होता है, आपके पिताजी के भाई, आपके पिताजी के भाई, ठीक है। अब आपको अगर मामा साइड देखना है यानी कि मम्मी के साइड, तो मम्मी के साइड में क्या हो जाएगा आपका, उसके मम्मी के भाई जो होंगे वही आपके मामा होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ऐसे ही आपको 8 वाले में क्या है, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो इसमें भी 2 रिलेशन बनेंगे, एक दादा साइड बनेगा, एक नाना साइड बनेगा। अब जो दादा साइड होंगे वो क्या होंगे, आपके पिताजी के पिताजी, तो आपके पिताजी के पिताजी होंगे, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। और आपके जो नाना होंगे वो क्या होंगे, आपके मदर के पिताजी, तो आपके मदर के पिताजी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, तो ए इज द सन इन लॉ, यानी कि ए क्या है, दामाद है, तो दामाद क्या होता है, दामाद होता है उसका आपकी पुत्री का, आपकी पुत्री का पति। तो आपकी पुत्री का पति कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, यानी कि आपकी पुत्री ये है और इसका पति क्या है, ये, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, पुत्र वधु है, किसकी पुत्र वधु है, बी की, यानी कि बी की पुत्र वधु है। यानी कि पुत्र वधु कहने का मतलब क्या है, उसके लड़के का पत्नी, यानी कि इसके लड़के की पत्नी क्या हो जाएगी, उसकी पुत्र वधु होगी। तो इसका लड़का ये और इसके पति पत्नी क्या है, ये, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको आप प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, और इसको जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप तुरंत 2 सेकेंड्स के अंदर ही सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं।